वेलकम बैक। आई एम नीरज सर, एडवांस क्लासेज फ्रॉम सिलवासा। दोस्तों, आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ बायोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी होता क्या चीज़ है और उसकी बेसिक एक आध पॉइंट पढ़ेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजी क्या होता है। हिंदी में इसको कहते हैं जीव विज्ञान। दोस्तों, अगर बायोलॉजी की बात किया जाए तो ये बायोलॉजी जो वर्ड है, ये दिस वर्ड was given by लेमार्क। इस बायोलॉजी शब्द को देने वाले व्यक्ति का नाम था लेमार्क। दोस्तों, अगर बात करूं बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस और दूसरा वर्ड है हमारा लोगोस। दोस्तों, अगर बायोस की बात करूं तो बायोस का मतलब होता है ऑल लिविंग, ऑल लिविंग। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। अर्थात मैं बोल सकता हूं स्टडी का मतलब होता है अध्ययन और ऑल लिविंग का मतलब होता है सभी जीवधारी। तो स्टडी ऑफ ऑल लिविंग को हम क्या बोल सकते हैं? बायोलॉजी बोल सकते हैं। तो इसका डिफिनेशन बन जाएगा स्टडी ऑफ ऑल लिविंग इज नॉन एज बायोलॉजी। दोस्तों, अगर बात करूं शुरुआती दौर में, तो शुरुआती दौर में अगर लिविंग की बात किया जाए तो लिविंग किसको कहा जाता है? सवाल आता है कि लिविंग कौन, लिविंग कौन? तो लिविंग में जिसमें ग्रोथ हो, जिसके अंदर ग्रोथ होता है, अर्थात मैं बोल सकता हूं कि जिसके अंदर वृद्धि होता है, उसको हम लिविंग बोल सकते हैं। दूसरा, जिसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन, उसको हम लिविंग बोल सकते हैं। तीसरा पॉइंट हम बोल सकते हैं कि जिसके अंदर अगर मूवमेंट होता है, जिसके अंदर मूवमेंट होता है, अर्थात चलन अगर होता है, घूम फिर सकता है, उसको हम लोग लिविंग कह सकते हैं। दोस्तों, अगर ये तीनों क्राइटेरिया अगर है तो ही हम उसको लिविंग कहेंगे, अन्यथा हम उसको लिविंग नहीं कहेंगे। जैसे ग्रोथ की अगर बात किया जाए तो जो माउंटेन होता है, माउंटेन जो होता है, अर्थात जो पर्वत की बात करते हैं, तो पर्वत के अंदर भी ग्रोथ होता है, ये भी बढ़ता है। पर्वत में ग्रोथ होता है लेकिन उसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये मूवमेंट नहीं करता है। इस वजह से हम इसको नॉन लिविंग में बोल सकते हैं। तो लिविंग होने के लिए कंडीशन क्या है? उसके अंदर ग्रोथ होना चाहिए, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? अपने जैसा संतान उत्पन्न करना, क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। अगर मूवमेंट की बात करूं तो मूवमेंट का मतलब हुआ कि वो चल फिर सकता है, अर्थात जैसे प्लांट की अगर बात किया जाए तो प्लांट में मूवमेंट होता है। जैसे आप सनफ्लावर देखे होंगे, सूर्यमुखी, वो जैसे जैसे सूरज जाएगा वैसे वैसे क्या करेगा? अपना जो होगा फूल जो होगा उस तरफ की तरफ घुमाते रहेगा। तो उसके अंदर भी मूवमेंट होता है, लगभग हर एक प्लांट के अंदर मूवमेंट होता है। तो ये लिविंग हो गया। दोस्तों, थोड़ा सा इतिहास की अगर बात किया जाए कि बायोलॉजी का अगर बायोलॉजी में अगर कहा जाए तो शुरुआती दौर में बायोलॉजी के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ जूलॉजी को शामिल किया जाता था। जूलॉजी, जू का मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर, जिसमें जानवर रहते हैं। तो ये जूलॉजी के, अगर मैं बोलूं कि जूलॉजी शुरुआती दौर में इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या था? जूलॉजी था। और इस बायोलॉजी के जो फादर थे उनका नाम था एरिस्टोटल, अर्थात इनको हिंदी में अरस्तु कहते हैं। तो एरिस्टोटल ने एक बुक लिखा था जीवों के बारे में, जिसका नाम था हिस्टोरिका एनिमलम, एनिमलम, हिस्टोरिका एनिमलम। तो बायोलॉजी के फादर एरिस्टोटल को कहा गया। लेकिन एक घटना घटता है कि 20वीं सेंचुरी में एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ने एक मशीन का आविष्कार करते हैं, एक मशीन का इन्वेंशन करते हैं, जिस मशीन का नाम रहता है क्रेस्कोग्राफ मशीन, क्रेस्कोग्राफ।
और इस इन्वेंशन के बाद जो प्लांट होते हैं इनको भी लिविंग में इंक्लूड कर दिया जाता है। इनको भी लिविंग में क्या कहता है, इंक्लूड कर लिया जाता है। और यहां से एक नया ब्रांच बन जाता है जिसका नाम पड़ता है बोटनी। तो बोटनी के बारे में जो व्यक्ति हैं अपना कंसेप्ट दिए थे उनका नाम था थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस थियोफ्रेस्टस ने एक बुक लिखा और उस बुक का नाम था हिस्टोरिका प्लांटरम। हिस्टोरिका प्लांटरम। दोस्तों ऐसे ही बायोलॉजी का एक और ब्रांच बन जाता है जिसका नाम है माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में किसी को फादर नहीं कहते हैं, जैसे बोटनी के फादर हम कहते हैं थियोफ्रेस्टस को, जूलॉजी के फादर हम लोग कह देते हैं एरिस्टोटल को। उसी तरह से माइक्रोबायोलॉजी में कोई फादर नहीं है, इसमें एक व्यक्ति है जिनका रोल ज्यादा है, उस व्यक्ति का नाम है लीवनहॉक। लीवनहॉक का रोल जो है ज्यादा है, लेकिन इनको माइक्रोबायोलॉजी का फादर नहीं कहते हैं। तो इसमें हम पढ़ते क्या है, तो इसमें हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। तो दोस्तों समझ में आया होगा कि बायोलॉजी आखिर होता क्या चीज है और बायोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से ब्रांचेज आते हैं। तो हमने बोला कि बायोलॉजी के अंतर्गत मोस्टली 3 ब्रांच हो जाते हैं। शुरुआती दौर में एक ही ब्रांच था जिसका नाम था जूलॉजी, जिसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। अगर बोटनी की बात करूं तो इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान यानी कि पादप विज्ञान भी कहते हैं। और ये हो गया माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म विज्ञान। दोस्तों और आगे बात किया जाए तो हम बायोलॉजी में आज का एक टॉपिक लेते हैं जिसमें हम बात करेंगे, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे रेस्पिरेशन का, कि जो जीवों में जो रेस्पिरेशन होता है, जो सांस लेने की जो तरीका है वो क्या है। तो हमारा आज का टॉपिक होगा रेस्पिरेशन, अर्थात बोल सकते हैं श्वसन। दोस्तों एक सवाल है कि क्या रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना और रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन। तो क्या रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों सेम चीज है कि डिफरेंट है? श्वसन और सांस लेना दोनों क्या एक ही है? तो देखिए रेस्पिरेशन क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए कि यह हमारी धरती माता है, ये क्या है, ये है अर्थ, और इस अर्थ के चारों तरफ गैसों का एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और इस एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट गैस है, डिफरेंट डिफरेंट गैस है। इसमें अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास 21% है, और 1% में क्या होते हैं, अदर गैस होते हैं, अदर गैस होते हैं। तो रेस्पिरेशन की अगर बात करूं तो हम इस एटमॉस्फेयर से हम नोज के थ्रू क्या करते हैं, इस गैस को सक करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, और नोज के थ्रू, यहां से नोज के थ्रू ट्रैकिया अर्थात श्वास नली के थ्रू हम क्या करते हैं, नाक से लिए, नाक से श्वास नली, और श्वास नली के थ्रू हम भेज देते हैं लंग्स के पास अर्थात फेफड़े के पास भेज देते हैं। अब फेफड़ा जो है, इस ब्लड के अंदर जो हमने यहां से ऑक्सीजन लिया था, नाइट्रोजन लिया था और अदर गैस, देखो दोस्तों हम जब सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन भी लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम चुन चुन के लेंगे कि किधर ऑक्सीजन है किधर नाइट्रोजन है, ऐसा तो चुन के लेंगे नहीं। तो नाइट्रोजन को देखिए, अब ये नाइट्रोजन सारे गैसों को लेता है। अब ये लंग्स जो होता है इसमें ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन को मिक्स कर देता है ब्लड के अंदर, और इस ब्लड को बना देता है प्योर। ब्लड को क्या बना देता है, प्योर।
अब इसके बाद ये भेज देगा हार्ट के पास, और हार्ट जो होता है इसका काम होता है पंप करना। और इसका मेन फंक्शन कहा जाए कि इसका मेन फंक्शन क्या है, तो ये ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है, अर्थात रक्त शुद्धिकरण का काम कौन करता है, ये पंप करेगा। और ये पंप करेगा तो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के पास पहुंच जाएगा। ऑर्गन्स मतलब अलग अलग अंगों के पास कौन पहुंच जाएगा, ब्लड। और जो ऑर्गन होता है ये टिश्यू से मिलकर बना होता है, और टिश्यू जो होता है ये सेल से मिलकर बना होता है। और सेल के अंदर हम पढ़े हैं पिछले क्लास में कि सेल के अंदर जो सेल के ऑर्गन होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, राइजोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात किया जाए, इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये ऑक्सीजन के हेल्प से ये क्या करता है, एनर्जी का निर्माण करता है, ये एनर्जी का निर्माण करता है। अर्थात दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हमको एनर्जी का निर्माण, अर्थात जो हम यहां से एयर ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर से जो एयर ले रहे हैं, उस एयर का यूज हम कहां कर रहे हैं, एनर्जी के प्रोडक्शन में। अर्थात मैं बोल सकता हूं कि रेस्पिरेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है। प्रोसेस वर्ड क्यों यूज किए, क्योंकि ये अलग अलग स्टेपों से गुजर के गया है। अर्थात मैं बोल सकता हूं कि रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस इन विच इनटेक एयर इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अर्थात मैं बोल सकता हूं कि हवा का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। जबकि दोस्तों अगर बात करूं कि ब्रीथिंग क्या होता है, अगर मैं ब्रीथिंग की बात करूं तो देखिए, अगर ब्रीथिंग की बात किया जाए, अर्थात सांस लेने की बात किया जाए, तो सांस लेने में दो होता है, एक तो सांस लेते हैं और एक सांस छोड़ देते हैं। तो सांस लिए तो उसको बोलते हैं इनहेलेशन, इनहेलेशन, इसको हिंदी में कहा जाता है निश्वसन। और एक होता है एक्सहेलेशन, इसको बोलते हैं निश्वसन। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, जब हम सांस लेते हैं उस कंडीशन में नाइट्रोजन जो होता है वो 78% हमारे बॉडी के अंदर आता है, ऑक्सीजन जो होता है ये 21% आता है। और इसके बाद बात करूं CO2 का, तो ये 0.03% हमारे बॉडी में आता है। बाकी अदर जो गैस है जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, तो दोस्तों ये इतने हल्के गैस होते हैं कि वो नीचे नहीं होते, ये हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ऊपर होते हैं। तो ये जो गैस लिखे हैं ये हैवी गैस है। ये हैवी गैस कोई भी चीज होता है वो नीचे होता है, और जो हल्के गैस होते हैं वो ऊपर होते हैं। तो ये जो गैस है नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। नाइट्रोजन गैस जैसे हम केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो ये ग्रुप है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन गैस जो है ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इस वजह से इसको जितने भी फूड पैकिंग वाला आइटम होता है, जैसे चिप्स होता है, कुरकुरे होता है, उन सब के पैकेट में कौन सी गैस भर दी जाती है, नाइट्रोजन, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है। अगर बात करता हूं तो नाइट्रोजन, तो ये हमारे बॉडी में भी किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, जैसे गया वैसे ही लौट के ये आ जाएगा। अर्थात 78% गया 78% आ जाएगा। ऑक्सीजन का क्या होता है कि ये 4% घट जाता है, अर्थात ये ऑक्सीजन जो है 17% बाहर निकलता है जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं। और ये जो CO2 है, तो CO2 जो है ये 4% बढ़ जाता है। ये जो ऑक्सीजन है ये 4% घट गया, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 4% क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होता है, ज्यादा होता है। नहीं, निकलता तो ये तीनों है, लेकिन उसमें जिसकी देखिए यहां पर कोई इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं था, अस्तित्व तो बहुत कम था, लेकिन जब निकल रहा है तो क्या निकल रहा है, 4%। तो हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो निकल जाता है। तो ब्रीथिंग ये होता है। तो ब्रीथिंग का मतलब सांस लेना। जबकि ब्रीथिंग की अगर बात करूं तो ये एक पार्ट है
ब्रीथिंग इज पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन का क्या है? एक हिस्सा है। ये रेस्पिरेशन का एक हिस्सा है, अर्थात ब्रीथिंग अलग है और रेस्पिरेशन क्या है? अलग है। तो दोस्तों आगे अगर मैं बात करूं, अगर मैं आगे बात करता हूं, तो दुनिया में जितने भी जीव हैं वो सारे जीव कैसे सांस लेते हैं, हमें ये जानना है कि दुनिया के अंदर जितने भी जीव हैं, अर्थात रेस्पिरेशन की ही बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अर्थात मैं बोल सकता हूं रेस्पिरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग जीवों में श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? तो दोस्तों अगर बात करूं अलग अलग जीवों में, तो जैसे एक जीव होता है, ऐसे जीव जो पानी में रहते हैं उसको कहते हैं एक्वेटिक एनिमल, अर्थात जलीय जीव। तो अगर मैं बात करूं एक्वेटिक एनिमल की, जो जलीय जीव होते हैं, तो जलीय जीव में क्या आते हैं? जैसे मछली हो गई, तो मछली जीव जो होती है वो गिल्स से सांस लेती है। किससे सांस लेती है? गिल्स से। गिल्स को हिंदी में गलफड़ा कहते हैं। गलफड़ा, गलफड़ा जो है ये उर्दू शब्द है। अगर मैं हिंदी बोलूं तो इसका होता है क्लोव। क्या होता है? क्लोव। दोस्तों अगर जलीय जीव के बाद अगर बात करूं, तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो स्किन से भी, मैं अगर ऐसे लिख दूं कि गिल्स से कौन सांस लेता है, तो एक्वेटिक एनिमल लेते हैं, एक्वेटिक एनिमल। अगर मैं बोल दूं कि स्किन से सांस कौन कौन से लेते हैं, तो स्किन से सांस लेने वाले में एक तो आ जाता है लीच, केचुआ, जोक, जोक, और एक होता है अर्थवर्म जिसको बोलते हैं केचुआ, और फ्रॉग, मेढक, ये भी किससे सांस लेता है? स्किन से। दोस्तों अगर बात करूं फ्रॉग का, तो फ्रॉग गिल से भी सांस लेता है। इसके बाद बात करूं तो स्किन से भी सांस लेता है और लंग्स का भी यूज करता है। ये कछुआ का कुछ ऐसी कहानी है कि मेढक का कुछ ऐसी कहानी है कि जब मेढक का जब बच्चा रहता है ना, तो बिल्कुल ये मछली की तरह दिखता है। तो मछली की तरह दिखता है तो उस समय ये एक्वेटिक एनिमल होता है, और उस कंडीशन में ये गिल्स का यूज करता है। थोड़ा सा जब ये बड़ा हो जाता है तो ये लंग्स का यूज करता है, और जब साइज और बड़ा होता है और ये जमीन के अंदर चला जाता है, तो उस कंडीशन में स्किन का यूज करेगा सांस लेने में, अर्थात त्वचा से सांस लेता है। किससे? त्वचा से। तीसरी अगर बात करूं तो एक होता है ट्रैकिया, ट्रैकिया जिसको बोलते हैं श्वास नली, श्वास नली। तो दोस्तों अगर श्वास नली से, तो जितने भी स्मॉल इंसेक्ट होते हैं, स्मॉल इंसेक्ट अर्थात जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो सब सांस किससे लेते हैं? तो ट्रैकिया से लेते हैं। देखिए दोस्तों ट्रैकिया कैसा होता है, सपोज कीजिए कि एक ये जीव है, ये जीव है, और ये बीचों बीच अगर मैं जो बना रहा हूं, तो देखिए ये जो बीचों बीच दिख रहा है यही इसका ट्रैकिया होता है, यही इसका क्या है? ट्रैकिया है। अब ये जैसे अपने पंखों को इधर से उधर करेगा तो समझिए कि सांस लेता है। क्या लेगा? सांस लेगा। जैसे कॉकरोच होता है, उसके मुंडी को अगर काट दिया जाए ना, फिर भी वो जिंदा रहेगा, क्योंकि उसकी सांस लेने का प्रोसीजर क्या है? ट्रैकिया है। तीसरा अगर मैं चौथे बात करूं, तो कुछ जीव जो होते हैं वो लंग से सांस लेते हैं, अर्थात वो फेफड़ा का यूज करते हैं। तो फेफड़ा में कौन कौन आ जाएगा? तो एनिमल आ जाएगा और आ जाएगा ह्यूमन। एनिमल और ह्यूमन जो होता है वो फेफड़े का यूज करते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा कि रेस्पिरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग जीवों में सांस लेने का जो तौर तरीका है वो क्या है।
अब हमें पढ़ना है कि ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में हमको पढ़ना है कि मानव के अंदर जो जीव सांस लेने का जो तौर तरीका है वो क्या है। तो मानव के अंदर अगर सांस लेने के अगर तौर तरीकों की अगर बात किया जाए तो दोस्तों अगर बात करूं तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन की अगर बात किया जाए तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन जो होता है ना, इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक अपर और एक होता है हमारा लोअर। मतलब ऊपरी भाग में अगर बात करूं तो इसमें क्या आएगा, नोज आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, फेरिंग्स आ जाएगा, नोज के बाद आ जाएगा हमारा फेरिंग्स, नोज हो जाएगा, फेरिंग्स हो जाएगा। इसके बाद बात करता हूं तो तीसरे नंबर पर हमारा लेरिंग्स हो जाएगा, लेरिंग्स। तीसरे नंबर पर अगर बात किया जाए तो लेरिंग्स हो जाएगा। और यहां पर अगर मैं बात करूं लोअर पार्ट में तो एक हो जाएगा हमारा ट्रैकिया, और इसके बाद अगर बात करूं तो लंग्स हो जाएगा, ट्रैकिया और एक हो जाएगा लंग्स, अर्थात फेफड़ा, श्वास नली। फेरिंग्स का मतलब होता है स्वर कोश, और ये फेरिंग्स जो होता है और ये नोज, अब एक एक के बारे में चर्चा कर देते हैं। तो अगर दोस्तों बात करता हूं पहला नोज क्या, कि नोज क्या है। देखिए हमारा जो हम एटमॉस्फेयर से जो हवा लेते हैं वो नोज के थ्रू लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात करूं नोज का, तो नोज का देखिए खासियत मैं बता रहा हूं। नोज पहली बात कि नाक के अंदर भी बाल होता है और नाक के बाहर भी बाल होता है, अर्थात मैं बोल सकता हूं कि नोज जो होता है ना, जैसे ये हमारा स्किन है तो स्किन के ऊपर भी बाल है, अगर मैं इस स्किन को ऐसे दाब दूं तो इधर भी बाल दिखाई देगा और इधर भी बाल दिखाई देगा। तो ये नोज जो है ये डबल फोल्डेड स्किन का बना होता है। तो पहला पॉइंट जो है कि ये डबल फोल्डेड स्किन होता है, ये डबल फोल्डेड स्किन होता है। इस वजह से नाक के बाहर भी बाल होते हैं और नाक के अंदर भी बाल होते हैं। दूसरी अगर बात किया जाए तो जैसे हम लोग कोरोना काल में मास्क लगाते थे, तो मास्क क्यों लगाते थे, ताकि बाहर से कोई धूल हमारे अंदर ना जाए, और हमारे अंदर से अगर कोई भी अगर किसी भी तरह का अगर हमारे पास संक्रमण बीमारी है तो वो दूसरों में फैले ना। अर्थात वो मास्क जो होता है वो वेस्टिबुल का काम करता है, रोकने का काम करता है। तो ये नोज जो होता है एक तरह से बोल सकते हैं कि ये नोज, और भी बोल सकता हूं कि एक प्रकार का ये सेंसरी ऑर्गन है, ये सेंसरी ऑर्गन्स है बस उनमें एक प्रकार के संवेदी अंग है। अब इस नाक की अगर बात करूं तो सपोज कीजिए कि ये मानव का नाक है, ये सपोज कीजिए कि मानव का क्या है, ये नाक है। अब इस मानव के नाक में देखेंगे तो इसमें एक पार्टीशन बनाया हुआ है, तो जो ये दो पार्ट में डिवाइड करता है जो ह्यूमन के नोज को, इसको बोलते हैं नेसल सेप्टम, नेसल सेप्टम जो होता है ये नोज को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसके बाद अगर बात करूं तो ये होता है इसका फ्रंट पार्ट, और ये होता है इसका पोस्टेरियर पार्ट, और ये होता है इसका मिडल पार्ट, ये मिडल पार्ट होता है। तो अगर मैं फ्रंट पार्ट की अगर बात करूं तो फ्रंट पार्ट में यहां पर देखेंगे तो आपको हेयर दिखाई देगा, बाल दिखाई देगा नाक के आगे। तो ये बाल जो होते हैं ये वेस्टिबुल का काम करते हैं, अर्थात डस्ट को रोकने का ये काम करते हैं। जबकि जो मिडल पार्ट होता है इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन होता है। ऑल्फैक्टरी रीजन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है ऑल्फैक्टरी रीजन,
तो ऑल्फैक्टरी रीजन होता है, ये हमारे टेस्ट में काम आता है, मतलब ये टेस्ट को बता देगा। क्या बता देगा? टेस्ट को। जबकि अगर मैं पोस्टीरियर रीजन, पीछे वाले भाग को अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों जहां मैं पढ़ा रहा हूं या आप जहां से देख रहे हैं, यहां पर अगर मैं बात करूं पोस्टीरियर रीजन, तो अब जहां भी हैं वहां पर हवा में क्या है? पानी है। हवा में क्या है? पानी है। इस बात को कैसे प्रूफ किया जाए कि हवा में पानी है? तो आप एक फ्रिज से क्या कीजिए, एक बोतल निकालिए, फ्रिज से एक ठंडा बोतल निकालिए और उसको किसी भी जगह पर रख दीजिए। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि वहां से पानी जो होगा एक फ्लो करने लगेगा, अर्थात वो डब्बा लीक नहीं किया। जो आपके आसपास जो हवा में जो वाटर है वो वेपर के रूप में मूव कर रहा है। देखो दोस्तों, अगर मैं इस बात को समझाना चाहूं तो बात ऐसा है, देखिए कि वाटर जो होता है ये नॉर्मल टेम्परेचर पर तो वाटर रहता है, लेकिन जैसे ही इसको हीट मिलता है तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में। तो जैसे ही इसको एनर्जी मिला तो इसका रूप चेंज हो गया। जैसे आमतौर पर आप अगर बात किया जाए तो जिस इंसान के पास अगर पैसा आ जाता है ना, उसका भी रंग रूप क्या हो जाता है? चेंज होता है। उसी तरह से सेम वाटर है। वाटर है, जैसे ही इसके पास हीट के रूप में एनर्जी आया तो उसने अपने रूप को क्या कर दिया? चेंज कर लिया, और वो किस में बदल गया? वेपर में। और ये वेपर में तो हमारे पास जो, हम वेपर को नहीं देख पाते हैं क्योंकि वेपर क्या है? गैस है। गैस को बस हम फील कर सकते हैं, लेकिन वाटर जो है, वाटर जो है वेपर के रूप में आने की वजह से ये दिखाई नहीं देता है। जैसे ही ये इसका एनर्जी लो होगा तो ओरिजिनल स्थिति अपना क्या आ जाएगा? वाटर में आ जाएगा। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास एक डब्बा है जिसमें हमने पानी भर रखा है बोतल के अंदर, और जैसे हमने इसको, ये ठंडा पानी है इसमें, और इसमें रहा तो ये पानी का फ्लो क्या होगा? चलने लगेगा। तो ये पानी आया कहां से? क्या ये डब्बे के अंदर से आया? नहीं। ये पानी जो है एटमॉस्फेयर में जो एयर है, तो हर जगह एयर में क्या है? वाटर वेपर है। अब ये वाटर वेपर इससे टच हो गया, जो इससे चिपका, तो चिपक गया तो उसका एनर्जी क्या हो गया? लो हो गया। और एनर्जी लो होने की वजह से ये क्या होता है? वाटर जो होता है वाटर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात वेपर जो होता है वाटर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो हम जो सांस लेते हैं तो हवा हमारे नाक के थ्रू अंदर जाएगा। तो जो ये पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है, ये जो वेपर होता है, वाटर वेपर होता है, उसको रिमूव करने का काम करता है। रिमूव करने का काम कौन करता है? वाटर वेपर। अगर दोस्तों अगर ये रिमूव ना करें तो ये वाटर वेपर कहां चला जाएगा? नोज के थ्रू लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद कहां जाएगा? लंग्स में। अगर मान लीजिए कि जिस व्यक्ति के अंदर अगर ये पानी चला जाता है, उसी को कहा जाता है कि इस व्यक्ति को क्या हुआ? निमोनिया हुआ है। तो उसको बीमारी हो जाएगा। जैसे ही मौसम चेंज होगा उसका तबीयत खराब हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा पोस्टीरियर पार्ट जो होता है ना, इसका काम यही है। जैसे आप इसको ऐसे भी फील कर सकते हैं, जैसे आप सांस छोड़िए जोर से नाक से, तो नाक से जब सांस छोड़ेंगे तो आपको क्या होगा? गर्म हवा निकलेगा। तो इसका मतलब जो इसके पास इतनी हीट होती है कि जो वेपर होता है इसको रिमूव कर दे, हवा से वाटर वेपर को क्या कर दे? रिमूव कर दे। तो ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट का काम होता है। तो दोस्तों ये नोज जो है आपको समझ में आया होगा। नोज के अंदर एक बात करूं तो एक ग्लैंड भी पाया जाता है, एक ग्लैंड भी पाया जाता है। उस ग्लैंड का नाम है म्यूकस ग्लैंड। कौन सा? म्यूकस ग्लैंड। और म्यूकस ग्लैंड का जब हमको सर्दी हो जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है, और जब सर्दी नहीं हुआ है तो ये एक्टिव नहीं होता है, अर्थात जिसमें बोल सकते हैं श्लेष्मा निकलता है, अरे म्यूका निकलता है यार। है बात सुने। दूसरी अगर बात करता हूं फेरिंग्स की, कि फेरिंग्स क्या होता है। अगर मैं बात करूं फेरिंग्स का, अगर मैं फेरिंग्स की बात करूं, अगर मैं फेरिंग्स की बात कर रहा हूं तो फेरिंग्स क्या होता है? तो एक तो सपोज कीजिए कि एक हमारा ये सपोज कीजिए कि एक फूड पाइप होता है, एक इंसान का चित्र ही बना दो यार। देखिए सपोज कीजिए कि इंसान है, एक तो होता है नोज पाइप और एक होता है फूड पाइप। तो नोज पाइप और फूड पाइप जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसी पॉइंट का नाम होता है फेरिंग्स, उसी का नाम होता है फेरिंग्स।
जहां पर फूड पाइप और एयर पाइप, अर्थात मैं बोल सकता हूं कि अ प्लेस वेयर फूड पाइप एंड एयर पाइप इंटरसेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज फेयरिंग्स। तो फूड पाइप और एयर पाइप जहां पर मिलता है उस जगह का नाम क्या होता है? उस जगह का नाम होता है फेयरिंग्स। उसी जगह का नाम क्या होता है? फेयरिंग्स होता है। तो दोस्तों अब अगर अगला अगर बात करते हैं लेयरिंग्स का, तो लेयरिंग्स क्या होता है? तो अगला जो है हमारा लेयरिंग्स की अगर मैं बात करूं, जिसको हम स्वर कोश की बात करें, तो लेयरिंग्स की अगर बात किया जाए तो ये हमारे सोर्स होता है साउंड का, सोर्स ऑफ साउंड। हमारे बॉडी में जो साउंड का जो सोर्स है वो क्या है? लेयरिंग्स है। इसी को हम लोग स्वर कोश या इसी को हम लोग साउंड बॉक्स के भी नाम से जानते हैं। अगर बात करूं लेयरिंग्स का, तो ये मेल में क्या होता है? मेल में बड़ा होता है, 20 mm का होता है, जबकि फीमेल में अगर बात किया जाए तो 15 mm का होगा। फीमेल के अंदर 15 mm का होगा। इस वजह से जो लड़के होते हैं ना, उनका जैसे जैसे क्लास 8 में पढ़ा जाता है एडोलसेंस, तो उसमें साउंड जो होता है ना, बोल देते हैं वॉइस चेंज हो जाता है। तो वॉइस चेंज होने के पीछे रीजन क्या है? कि जो हमारे पास जो साउंड बॉक्स होता है वो डेवलप हो जाता है। अर्थात बोल सकते हैं कि जब एडोलसेंस आता है तो उनका आवाज क्या होता है? चेंज हो जाता है। जबकि फीमेल में अगर बात किया जाए तो उनका आवाज चेंज ही नहीं होता, क्योंकि इसका साइज क्या रहता है? छोटा रहता है। इसलिए लड़कियों का आवाज क्या रहता है? पतला, और लड़कों का आवाज क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। तो ये हमारा फेरिंग्स के काम होता है। अब इसके अलावे अगर बात किया जाए तो हमारा आता है टॉपिक ट्रैकिया। क्या आता है? ट्रैकिया। तो ट्रैकिया क्या है? देखिए, ट्रैकिया तो दिख सकता है, ये वाला भाग क्या कहलाता है? ट्रैकिया कहलाता है। तो ट्रैकिया जो होता है एक प्रकार का सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे, ये जो है ट्रैकिया है। अब इसी ट्रैकिया में कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज का मतलब होता है मुलायम हड्डी। मुलायम हड्डी। जैसे आप मुर्गा मछली खाएंगे ना, तो जब आप वो लेग पीस खाएंगे तो लास्ट वाला जो पोर्शन होगा वहां पर एक मुलायम सी हड्डी मिलती है, उसी को हम लोग कहते हैं कार्टिलेज। और दूसरी बात में देखिए, कान के जो है ना, कान वाला, तो कान वाला हड्डी क्या है? मुलायम हड्डी है, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज। अब ये जो हड्डियां होती हैं, कार्टिलेज जो होती है, इनकी टोटल संख्या होता है 9 हड्डी होता है। और देखिए यहां पर आप देखेंगे तो कार्टिलेज हमको ये दिखाई देगा। तो ये कार्टिलेज जो है ना, इसका शेप जो होता है, अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो ये सी शेप का होता है। देखिए यहां पर अगर आप दबा के देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये पूरी तरह से गोल नहीं है, सी शेप में है। और इसकी संख्या कितनी है? 9। इसमें जो बड़ी कार्टिलेज होता है उसी को हम लोग कहते हैं एडम्स एप्पल। उसको हम कहते हैं एडम्स एप्पल कहते हैं। इसको हम लोग एडम्स एप्पल कहते हैं। तो यही होता है ट्रैकिया। अब दोस्तों थोड़ा सा इसका फिगर बना देता हूं कि ट्रैकिया क्या होता है। फेरिंग्स लेरिंग्स की बात कर लिए। अब अगर दोस्तों बात करूं कि लंग्स क्या है, देखिए अगर मैं इसका फिगर की बात करूं तो देखिए ये होता है हमारा लेरिंग्स। ये क्या है? ये सपोज कीजिए हमारा, यही हमारा लेरिंग्स है। और ये जो है हमारा, ये जो है हमारा ट्रैकिया है। ये क्या है? ट्रैकिया है। अब ये ट्रैकिया जो होता है इसी के ऊपर ये सी शेप में ऐसे ऐसे रहता है, जो कार्टिलेज बोलते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है? टोटल 9 होती है। और इसकी शेप कैसा होता है? सी आकार का होता है। इसी में जो बड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल कहते हैं। तो ये जो ट्रैकिया है, यही ट्रैकिया, जैसे गांव में देखे होंगे लोग ब्रश न करके वो जो पेड़ का निकाल के दातुन करते हैं, तो दातुन करने के बाद उसको क्या करते हैं? बीच से फाड़ देते हैं। तो यही जस्ट ट्रैकिया जो होता है ना, ये 2 पार्ट में ऐसे बीचों से डिवाइड हो जाता है। तो ट्रैकिया जो है ये 2 पार्ट में क्या हुआ? डिवाइड हो गया। ट्रैकिया जो हो गया ये 2 पार्ट में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अब ये जो ट्रैकिया डिवाइड हुआ,
ये ट्रैकिया जो डिवाइड हो गया तो इसी को बोलते हैं लंग्स। अब ये क्या बन गया हमारा, ये हो गया लंग्स। तो ट्रैकिया एक्चुअली डिवाइड होता है, और ट्रैकिया जिस पॉइंट पर डिवाइड होता है उस पॉइंट का नाम होता है कैरिना। करीना नहीं, कैरिना। ट्रैकिया जिस पॉइंट पर डिवाइड होता है उस पॉइंट का नाम क्या है, कैरिना। अब देखिए दोस्तों, अब ये ट्रैकिया जो हो गया, ये क्या था, ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया डिवाइड होता है। ट्रैकिया जब डिवाइड हुआ तो ये दो पार्ट बना। तो जब ये दो पार्ट बना, ये दोनों पार्ट को हम कहते हैं ब्रोंकाई। ये दोनों पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ये दोनों पार्ट को हम कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ये इसको भी क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। अब देखिए, ये भी ब्रोंकाई और ये भी ब्रोंकाई, ये दोनों ब्रोंकाई हो गया। ये क्या था, ट्रैकिया। अब ये ब्रोंकाई रुकता नहीं है, ये अगेन डिवाइड होना स्टार्ट होता है। अगेन ये क्या होगा, डिवाइड होगा। कुछ इस तरह से डिवाइड होने लगेगा, ये डिवाइड होने लगेगा ऐसे। इस तरह से डिवाइड होते चला जाएगा, और ये फाइनली 23 टाइम्स डिवाइड होगा। मतलब 23 बार ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा आपस में, कहीं ना कहीं से ये डिवाइड होते चला जाएगा। और इसके लास्ट स्टेज पर तो ये 23 टाइम्स डिवाइड हो जाता है। पहला ट्रैकिया, दूसरा हो गया ब्रोंकाई। अब अगला जो डिवाइड होगा, इन दोनों से जो डिवाइड होगा, तो ये 23 टाइम्स जो होगा ये डिवाइड होगा, और इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूलस। इसको कहते हैं ब्रोंक्यूलस। ब्रोंक्यूलस, इसको कहते हैं ब्रोंक्यूलस 20 टाइम्स। और इसके लास्ट स्टेज जो होता है, यहां पर जो लास्ट स्टेज होता है, यहां पर एक गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग एल्वोलाई कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्वोलाई कहेंगे। ये जहां पर ये दिख रहा है, यहां पर गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वोलाई कहते हैं। ये गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्वोलाई कहेंगे। तो इसको कहेंगे एल्वोलाई। एल्वोलाई, इसको हिंदी में वायु कूपिका कहते हैं, वायु कूपिका। दोस्तों यही, इसी के अंदर जो होता है ना, एयर जो होता है वो स्टोर रहता है। तो अर्थात मैं बोल दूं कि ये हो गया लेरिक्स, और ये क्या हो गया, ट्रैकिया। ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड होता है तो बनता है ब्रोंकाई, और ये ब्रोंकाई 23 टाइम्स डिवाइड होता है तो बनता है ब्रोंक्यूलस। जो ये शाखाएं दिख रही हैं ये हो जाता है ब्रोंक्यूलस, और इसके लास्ट स्टेज में क्या आ जाता है, एल्वोलाई आ जाता है। क्या आता है, एल्वोलाई। इसी के अंदर हवा क्या रहता है, स्टोर रहता है। दोस्तों देखो, कोरोना काल में लोगों को अगर सांस लेने में जो तकलीफ होता था ना, उनका एल्वोलाई क्या होता था, चौक हो जाता था। यही मतलब यही काम करना बंद कर देता था, तो उस आदमी का सांस क्या होता था, फूलने लगता था। तो इसी को बोलते हैं, ये हवा को स्टोर करने का काम करता है। अगर दोस्तों, अगर मैं एल्वोलाई की अगर संख्या की बात करूं, तो ये वन साइड में 31 करोड़ होता है। एक लंग्स के साइड में कितनी, 31 करोड़ जो होता है वो एल्वोलाई होता है। बात समझ में आ गया इतना। अगर मैं बात करूं, तो अब मैं लंग्स की बात करता हूं। तो देखिए, लंग्स की अगर बात करूं, तो लंग्स का काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो लंग्स का फंक्शन है ब्लड को प्यूरिफिकेशन करना। क्या करना, ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है लंग्स। अर्थात रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है, लंग्स करता है। अगर बताया जाए कि अगर मैं पूछूं कि लंग्स में अगर एल्वोलाई ना हो तो क्या लंग्स काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो बेसिक यूनिट अगर मैं बात करूं कि लंग्स का बेसिक यूनिट क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लंग्स की अगर बात करूं तो वो होता है एल्वोलाई। एल्वोलाई बेसिक यूनिट जो होता है इसका, एल्वोलाई होता है। लंग्स जब बच्चा जन्म लेता है तो वो पिंक कलर का होता है। किस कलर का, पिंक कलर का। लेकिन अभी देखा जाए तो इतना पॉल्यूशन हो गया है, तो किसी भी आदमी का लंग्स जो होगा वो प्योर नहीं होगा। आप वो देखे होंगे सिगरेट का प्रचार वाला तार, तो किसी व्यक्ति का लंग्स जो है वो पिंक नहीं मिलेगा, वो चेंज हो गया होगा कलर। अगर मैं लंग्स की अगर बात करूं, इससे अगर रिलेटेड क्वेश्चन, तो अगर मैं बात करूं कि लंग्स का टोटल कैपेसिटी क्या होता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होता है, लंग्स कैपेसिटी क्या होता है, मतलब लंग्स के अंदर कितनी हवा जो है वो स्टोर रखा जा सकता है। तो ये होगा 6 लीटर।
6 लीटर हवा को क्या कर सकता है, ये एल्वोलाई जो है स्टोर करके रख सकता है। जबकि अगर बात करूं टाइडल लंग्स कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम की अगर बात करूं, टाइडल वॉल्यूम करने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप समुद्र जाएंगे ना तो एक बार लहर जाएगी और दूसरे बार आएगी, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, टाइडल कहते हैं। अर्थात जब हम एक बार सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, तो उस कंडीशन में जो उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो उस कंडीशन में हम कितनी हवा को अपने अंदर लेते हैं, तो ये होता है टोटल लंग्स कैपेसिटी का मल्टीप्लाई कर दीजिए 8% से, अर्थात ये 6 लीटर है, 6 लीटर का आप 8% से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो लगभग कितना आ जाएगा 480, अर्थात लगभग मैं बोल सकता हूं कि 500 ml जो होता है ना, अर्थात आधा लीटर एक बार में हम सांस में हवा को अंदर लेते हैं। जबकि अगर बात किया जाए एक बार में कितना सांस लेते हैं, आधा लीटर, छोड़ते कितना है, आधा लीटर। लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, 6 लीटर की। अगर मैं बोलूं कि 1 मिनट में कितनी बार हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन रेट क्या होता है, अर्थात 1 मिनट में, जैसे नॉर्मल आप दम हो जाइए, जैसे नॉर्मल होने के बाद आप आराम से सांस को गिनिए, तो ये क्या होगा, कितनी बार 1 मिनट में आप लेंगे, तो रेस्पिरेशन रेट जो होता है 12 से 16 बार, 12 से 16 बार क्या करेंगे, आप सांस लेंगे और छोड़ेंगे, सांस लेंगे और छोड़ेंगे। तो ये दोस्तों अभी तक जो हम पढ़े हैं, ये हमारा रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या बताते हैं, कि हम एयर का यूज करते हैं किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए। अभी तक हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लंग्स पर, अभी एनर्जी जो है हमारा बना नहीं है। तो हमने ये समझ लिया कि लंग्स के अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, अर्थात जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है और ब्लड को प्योर बना दिया जाता है। तो ये आपका लंग्स का फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब अगला बात करते हैं, एक और टॉपिक है हमारे में, दोस्तों अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन का, दोस्तों अगर बात करूं रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन दो तरह का होता है। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। देखिए अभी तक जो भी हम पढ़े हैं वो हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था, हम बाहर के चीजों को पढ़ लिए, लेकिन अभी हमको पढ़ना है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो अभी तो हमने ये तो नहीं पढ़ा, हमने शुरू में तो बताया कि रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एयर का यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए। तो हमने तो कहीं यहाँ पर एनर्जी का जिक्र ही नहीं किया कि एनर्जी बना कैसे। तो आइए अब समझते हैं। तो देखिए इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है एनारोबिक, क्या होता है, एक होता है एनारोबिक और एक होता है एरोबिक, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखिए दोस्तों एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये होता है ऑब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, अर्थात ये ऑक्सीजन के ऑब्सेंट में होता है। जबकि ये जो प्रोसेस होता है ये प्रेजेंट ऑफ O2, अर्थात ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है। तो ये प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है क्या, एनारोबिक प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है, हाँ ये भी प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस हमारे मसल्स में होता है। कब होगा, जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसे चल रहा हूं और अचानक से कुत्ता हमको दौड़ा दिया, तो जैसे ही कुत्ता दौड़ाएगा तो हमारे अंदर अचानक से ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो उस कंडीशन में जो हमारे मसल्स हैं वो भी एक प्रोसेस करेंगे जिसका नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन, और वहां से भी हमको एनर्जी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो होता है मसल्स के अंदर ऑक्सीजन
कि अब्सेंट में भी क्या होगा, प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। और जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये तो सेलो में होगा। तो अगर मैं बात करूं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कौन करता है, तो ये करता है साइटोप्लाज्म। कौन करता है, साइटोप्लाज्म। देखिए दोस्तों, साइटो का मतलब क्या होता है, ये सेल का टेक्निकल नाम क्या होता है, साइटो। सेल का टेक्निकल नाम साइटो। तो सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो इसमें जो मेन फंक्शन करता है वो कौन करता है, साइटोप्लाज्म। कौन करता है, साइटोप्लाज्म। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो देखिए एनारोबिक में क्या होता है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, फूड खा लिए, खाना खाए, तो खाना जो है ये बकल कैविटी के थ्रू इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद पहुंचेगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। जो हम लोग खाना खाते हैं इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, साइटोप्लाज्म। जबकि यहां पर हमने बताया कि देखिए जो खाना खाते हैं वो खाना जो होता है बकल कैविटी अर्थात मुंह से चला गया ये इसोफेगस में, ग्रासनली इसको बोलते हैं, और इसके थ्रू चला गया कहां पर, अमाशय। अमाशय के बाद छोटी आंत। तो छोटी आंत के अंदर विलाई पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विलाई। अब ये विलाई जो होता है ये फूड को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अर्थात बोल सकते हैं कि फूड का कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जबकि वाटर का कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी न्यूट्रिशन रहेगा ना उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और इस प्रोसेस के दौरान हमारा जो बॉडी है वो 4 एटीपी का निर्माण कर देता है। 4 एटीपी का क्या करता है, निर्माण कर देता है। देखिए यहां पर एक बहुत अच्छी घटना, हमारा जो फूड का एब्जॉर्प्शन कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन कर लेता है, विलाई कर लेता है। उसी प्रोसेस के दौरान हमारा बॉडी जो है वो 4 एटीपी का निर्माण कर लेता है। अब ये जो फूड जो है वो किस रूप में स्टोर हुआ, तो ग्लूकोज के रूप में। किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ग्लूकोज को हम डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो बॉडी जो 4 एटीपी का बनाया था, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो अगर मैं बात करूं, इसको लिख दिया जाए, अगर मैं इसको लिखूं तो लिखूंगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये होता है एटीपी। अब दोस्तों अगर एटीपी में बात करूं तो ये ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज के अंदर एक प्रोसेस होता है, इस ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा। तो जब भी किसी चीज को तोड़ा जाता है तो वहां पर लाइसिस वर्ड यूज करते हैं। देखिए तोड़ने के लिए जब यूज करेंगे तो वहां पे यूज करेंगे लाइसिस, और जब जोड़ने की बात किया जाएगा तो वहां पर यूज करेंगे साइंथेसिस। क्या यूज करेंगे, साइंथेसिस। साइंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। तो यहां पर ग्लूकोलाइसिस होगा, ग्लूकोलाइसिस प्रोसेस होगा। जब तोड़ने के लिए तो हमको यहां पर 2 एटीपी जो होता है हमारा बॉडी इसको दे देता है। तो अब ये जो ग्लूकोज है ये टूटेगा, तो एक ग्लूकोज जो होता है ये टूटता है तो 2 पायरुविक एसिड बना देता है, 2 पायरुविक एसिड का निर्माण कर देता है। ध्यान रखिएगा कि ये जो खाना जो है वो किस रूप में स्टोर हुआ, ग्लूकोज के रूप में। किस रूप में स्टोर हुआ, ग्लूकोज के रूप में। और एक ग्लूकोज जब टूटता है तो हमारे बॉडी जो 4 एटीपी बनाया था उसमें से 2 एटीपी लॉस हो जाता है और 2 एटीपी बचा रहता है। अब ये क्या होता है कि 2 पायरुविक एसिड में टूट जाता है। एक ग्लूकोज से कितना बनता है, 2 पायरुविक एसिड। अब ये प्रोसेस में क्या होता है, देखिए तो ये प्रोसेस जो होता है, ये प्रोसेस जो होता है ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो C6H12O6, अब ये जो है ऑक्सीजन के एब्सेंट में टूटेगा तो ये बना लेता है इथाइल अल्कोहल C2H5OH प्लस। अगर मैं बात करूं तो यहां पर बनेगा CO2 और यहां पर बनता है 58 किलो कैलोरी एनर्जी। ये किलो कैलोरी क्या है, ये एनर्जी का यूनिट है। तो ये प्रोसेस होता है, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला। ये ग्लूकोज टूटता है तो इथाइल अल्कोहल में टूट जाता है और यहां से CO2 निकलता है और प्लस एनर्जी कितना मिलता है,
58 किलो कैलोरी। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में अगर बात किया जाए तो इसके अंदर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इसमें साइटोप्लाज्म तो पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा, साथ के साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी करेगा। इसके साथ साथ के साथ यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया भी यहां पर क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। अब देखिए होता क्या है यहां पर बताइए कि ये कितना पायरुविक एसिड बनाया, 2 पायरुविक एसिड। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस, इसका दूसरा नाम क्या होता है, पावर हाउस। अब ये पावर हाउस क्या करेगा कि जो ये 2 पायरुविक एसिड है, 2 पायरुविक एसिड जो है, ये 2 पायरुविक एसिड से 2 पायरुविक एसिड को ये तोड़ेगा। तो एक पायरुविक एसिड जब तोड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया, पायरुविक एसिड जब तोड़ता है तो 18 एटीपी का निर्माण करता है। कितने का, 18 एटीपी बना देता है। एक पायरुविक एसिड टूटता है तो 18 एटीपी का निर्माण करता है। तो 2 पायरुविक एसिड टूटेगा तो 36 एटीपी। और देखिए यहां पर 2 एटीपी लॉस हुआ था, लेकिन अभी 2 एटीपी क्या था और बचा था। तो मैं बोल सकता हूं कि 36 ए और 2 ए, तो टोटल कितने हो गए, 18 एटीपी। कितने एटीपी, 38 एटीपी का निर्माण होता है। अर्थात मैं यहाँ का अगर रिएक्शन लिखूं ग्लूकोज का तो C6H12O6, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ से अगर किया जाएगा तो यह बन जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। देखिए एनर्जी यहाँ पर कितना मिला, 58, और वहां पर कितना मिल गया, 686 किलो कैलोरी एनर्जी जो होता है हमको मिल जाता है। ये प्रोसेस अगर मैं बात करूं तो ये एनिमल में होता है, साथ साथ ह्यूमन के अंदर भी कौन सा प्रोसेस होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन किसके अंदर होता है, तो ये होता है ईस्ट। ईस्ट का नाम सुने हैं, अरे जो ये ताड़ी वाला वो होता है ना, ताड़ी उड़ी बिना ईस्ट के वो निकल ही नहीं सकता है। अरे जो बनाते हैं ना जलेबी, ये जलेबी वाले ईस्ट मार्केट से खरीद के ला के डाल देंगे, जब तक से वो सड़ा नहीं देगा तब तक से जलेबी बन नहीं सकता है। जो बड़ा पाव हम लोग खाते हैं तो उसमें भी क्या रहता है, ईस्ट रहता है। इसके बाद दूसरी बात करूं तो अमीबा, अमीबा के अंदर भी क्या होता है, अमीबा के अंदर भी क्या होता है, यही होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो अमीबा के अंदर भी क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्या ये ह्यूमन में भी होता है, हाँ ह्यूमन में भी होता है। कब होगा, जब हमको रैंडम कोई काम करना होगा, अचानक हमारे पीछे कोई चीज हो जाए, या पीछे से कोई एकदम आके दौड़ा दे, जैसे मतलब कोई एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए रैंडम, उस कंडीशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में होता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसे नॉर्मली होता है। तो ये जो टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन दोस्तों, ये कंप्लीट होता है। अगला जो टॉपिक है डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, स्क्रेटरी सिस्टम, इसके बाद बात करूं तो न्यूट्रिशन, इसके बाद स्केलेटन, मतलब बायोलॉजी का ये पार्ट कर करके ये सारा जो है आपको वीडियो मिलते रहेगा। दोस्तों ये वीडियो जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस किसी का अगर बेसिक क्लियर करना हो तो उसके लिए आपका हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट कीजिए।